कि आप कहते हैं कि मेरी कुंडली में सप्तम में राहु है, तो इसके सिम्टम्स आप बताइए कि अगर तो शादी सुखी है तो ऑपरेशन होगा पेट का, अपना या वाइफ का। ठीक है, क्योंकि उसने ब्लैक स्पॉट तो देना ही देना है, चाहे हमारे शरीर को कष्टकारी दे कर दे, चाहे हमारे शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डाल दे, तो चाहे फिर किसी न किसी तरह कैसे जीवन में प्रभाव डाल दे। तो यहाँ पर जरूर आप अपना अनुभव नहीं भी साझा करना चाहते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म है सोशल, तो कई बार अपने घर की बात नहीं बतानी होती, पॉजिटिव ही बातें बोलता है आदमी हमेशा। लेकिन मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ये होगा वो होगा, क्योंकि वो सारी कुंडली का मैटर है। वहाँ पर फिर हमें दशा भी देखनी पड़ती है कौन से ग्रह की। कभी कभी राहु सप्तम भाव में, केतु सप्तम भाव में, शनि सप्तम भाव में, इनकी मेन महादशा नहीं आती जीवन में। कभी कभी वो दशा आनी होती है 60 साल बाद, 70 साल बाद, या बचपन में निकल जाती है। फिर इनके प्रत्यंतर दशाएं असर करती हैं जीवन में। वो रोज नित्य प्रति तो कुछ नहीं होता, 10 दिन बाद झगड़ा हो गया जब प्राण दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, या बीच में अंतरा जब आ जाता है लंबा, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग अवधि है, वो भी फिर ये अपना खेल खेल जाते हैं। तो ये तो सारा जब पूरी कुंडली होती है सामने, तभी इन बातों को हम प्रेडिक्शन तभी करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ नर्सरी की क्लास है, जो हम आपसे बातें कर रहे हैं ना, पहली क्लास है ये अभी। कि सिर्फ ये देखा और यहाँ पे है ना निशान देखा, चोट लगी है, बस ये पता लगेगा चोट लगी है यहाँ पे, अगर किसी के निशान हो। वो चोट जो है अंदर कहाँ तक पहुँच गई, ब्रेन तक पहुँच गई, टांके लगे, स्कल तोड़ दिया, वो फिर अंदर की बात है। ये वो पहली बात है, यहाँ चोट है ना, कुछ गड़बड़ हुई है आपके साथ, है ना। तो ये, इसको आप इस तरह से जान सकते हैं। तो अब आपने लगभग कई चीज़ें समझ ली हैं। अनमैरिड का खेल आपने समझ लिया। 3 ग्रह एंटी और सेपरेटिव नेचर 12th हाउस होता है, उसका प्रभाव अगर 7वें में पड़ गया शादी नहीं होगी, 5वें में पड़ गया बच्चा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जहाँ पे नो आ जाता है कि नो नहीं होगा, वहाँ पर 12th लॉर्ड का, 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसको आप अब आप जान चुके हैं। दृष्टियां आपने समझ ली हैं। शनि की दृष्टि कष्टकारी है, मंगल की दृष्टि कष्टकारी है, मंगल की दृष्टि, इस इनका 7वें घर के ऊपर प्रभाव आ जाए तो वो भी वैवाहिक जीवन को खराब करती हैं। राहु केतु की दृष्टि होना या राहु केतु का यहाँ पर होना, ये भी आपके लिए परेशानी पैदा करता है। जीवन साथी की आयु के विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सप्तम भाव का स्वामी पीछे चला गया छठे घर में, तो उसको वैदुर्य या विधवा योग कहा जाता है। उसका भी ये ऊपर की निशानी है, उसके अंदर भी हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है। जीवन साथी की आयु अगर पिछले भाव में, अष्टम भाव में नहीं, मृत्यु स्थान 8वें को कहा गया, लेकिन जब हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं, तो अगर 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस with conjunction of other enemy planets and दृष्टि संबंध with other planets and 12th लॉर्ड, तो वहां पर स्पाउस की आयु के ऊपर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, इसे भी देखना पड़ेगा। तो ये ऊपर ऊपर की बातें हैं जो मैं आपके साथ साझी करता रहता हूँ। और जब मेरे पास सामने कुंडली आ जाती है, फिर तो हम देख के चार्ट को काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं और बता भी देते हैं। एक शर्त होती है कि कुंडली सही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में डेट ऑफ बर्थ तो सही होती है, टाइम सही नहीं होता। मैं अब मेरी अब अपनी ही कुंडली है, उसमें लिखा हुआ है, मेरी मम्मी ने बताया 13:30 का जन्म है, यानी कि दोपहर 1:30 का, है ना। तो कई प्रडिक्शंस मैं अपनी लाइफ की ढूंढता रहता हूँ, वो मिलती हैं 13:35 से, 13:40 से, क्योंकि लगन लगन चेंज नहीं होता ऊपर से, वृश्चिक लगन। ठीक है, क्योंकि वो तो 2.25 घंटे सेम रहना होता है। अगर सेंटर में आ गया 15 डिग्री का लगन, तो जब 13:35 40 मिनट होता है, या पीछे चला जाता 25 मिनट 20 मिनट, तो इवेंट्स ऑफ द लाइफ 6-6 महीने आगे पीछे हो जाते हैं, 6-6 महीने आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े ही ध्यान से जाननी पड़ती है जब कुंडली सामने होती है। तो आप, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि पिछली बातें जो मैंने आपको बताई थी वो सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, कि सप्तम भाव अगर खाली हुआ तो सप्तमेश कहाँ गया ये देखना पड़ेगा।
शनि अगर लगन में हुआ तो उसकी दृष्टि विवाह को रोक के रखती है, ये देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी ही देखने वाली हैं। बहुत बड़ा रोचक विषय है ये, बड़ा मज़ेदार विषय है, बड़ा सेंसिटिव विषय भी है। जब दो घरों की हम बात करते हैं ना, संतान का घर और विवाह का घर, बड़ा सेंसिटिव भी है ये, और बड़ा रोचक भी है, बड़ा मज़ेदार भी है। तो अब आप सारा कुछ मैं समझता हूँ समझ गए हैं सेवन्थ हाउस के बारे में। और अब सेवन्थ हाउस की कथा को समाप्त कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब अगर ज़्यादा अंदर चला गया ना मैं और बातें बताने लग गया तो फिर वो टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी, और वो यहाँ बैठकर मैं बताऊंगा कुछ, आपके प्रश्न कुछ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर बहुत गहरी बात है। हम तो अष्टक वर्ग के बिंदु भी देखते हैं कितने आते हैं कि शादी शुभ होगी या नहीं होगी, अष्टक वर्ग के। तो अष्टक वर्ग यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। नवांश चार्ट देखते हैं हम, फिर वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नक्षत्र देखे जाते हैं कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड कौन सा है, उसका चरण कौन सा है। तो ये इतनी बातें यहाँ बैठ के नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ जो इक्का दुक्का दो चार लोग जानने वाले होंगे उनको तो मज़ा आएगा, बाकियों को सुनने में पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। इसलिए मेरा ये जो अ, अ, ये पहली क्लास है, नर्सरी क्लास है, बस ये याद रख लीजिए। इसको मैं ऊपर तक लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये फेसबुक है। या दो चार बैठे होंगे जिनको नवांश की जानकारी होगी, अष्टावर्ग की जानकारी होगी, नक्षत्रों की जो नाड़ी, नाड़ी ज्योतिष का मतलब क्या है, जो हमारी कृष्णा मूर्ति पद्धति है ना, केपी, उसका नाम अब नकली लोगों ने रख दिया नाड़ी ज्योतिष। वो नया, कुछ नया करना होता है ना। कृष्णा मूर्ति पद्धति को पढ़िए आप सारी कोएलेशन जानेंगे, नक्षत्रों का सारा खेल है, नक्षत्रों का। तो उसका नाम अब रख दिया नाड़ी ज्योतिष। अब मैं सोचा ये नाड़ी ज्योतिष कौन सी नाड़ी आ गई, नाड़ी तो आयुर्वेद में देखते हैं, वात है, पित्त है, कफ है ना। तो ये अपने मन से ही बना लिया है। केपी एक बहुत शानदार पद्धति है। कृष्णा मूर्ति पद्धति से तारीखें तक निकल आती हैं, डेट्स तक निकल आती हैं। उसके ऊपर मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर आपका टाइम करेक्ट नहीं हुआ, 1:30 की जगह 1:40 हुआ, 35 हुआ, तो समझ लीजिए कि जो हम केपी द्वारा या नाड़ी ज्योतिष द्वारा बोल देते हैं कि यहाँ इसके पास गाड़ी होगी, यहाँ बंगला होगा, इतने बच्चे होंगे, इतने भाई होंगे, वो सारी प्रोडिक्शंस फेल हो जाती हैं हमारी। क्योंकि टाइम किसी के पास सही होता नहीं है, करेक्शन करना उसके ऊपर कोई आसान काम भी नहीं है। और फिर जब हम केपी की प्रैक्टिस करते हैं नाड़ी ज्योतिष की, उसमें कोई रेमेडीज भी नहीं होती, क्योंकि उसमें तो कृष्णामूर्ति पद्धति ने तो ये कह दिया था कि ये तारीख को शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अब अगर हम ये कह दें कि शादी इस तारीख को नहीं होगी, तो अगला प्रश्न होता है सामने वाले का कि सर कोई रेमेडीज बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, अड़चन बड़ी आ रही है जीवन में। तो रेमेडीज बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं जीवन में, रेमेडीज, क्योंकि जो खराब पार्ट आ जाता है लाइफ का, फिर उसमें रेमेडीज का काम है। जैसे आजकल अगर आप गोचर जानेंगे तो मंगल ग्रह वक्री है, अब बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, शनिदेव भी मकर राशि में मार्गी हो चुके हैं, मंगल ग्रह इस समय वक्री गति में है, मंगल ग्रह वक्री गति में है, समझेंगे। अब वो थोड़ी देर के लिए वक्री है मंगल, 14 नवंबर तक। अब जिनकी कुंडली में जन्म का मंगल खराब हुआ, छठे, आठवें, 12वें घर में हुआ, या केतु खराब हुआ, क्योंकि मंगल कैसा है कुंडली में या गोचर में, वैसा केतु फल देता है। थोड़ा सा मैं सप्तम भाव से हट गया हूं, गोचर पे आ गया हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, अंतर्दशा और ग्रह वो प्रभाव डाल रहे होते हैं हमारे ऊपर। अभी आपने देखा होगा, अभी पहले चलो एक बात आपसे पूरी कर लेता हूं कि मंगल ग्रह जब तक खराब है तब तक केतु जहां भी हुआ, अगर वो 8वें घर में हुआ, छठे घर में हुआ, 12वें घर में हुआ, तो परेशानी आएगी। किसी को पीठ दर्द होगा, किसी को गुप्त अंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी की आंखों में दर्द होगी, किसी की पैर की एड़ी में दर्द होगी 12वें घर से।
समझ गए? 12वां घर क्या होता है? सर दर्द भी होता है, आंखें दर्द भी, पैर की एड़ी में भी दर्द दे देता है। अष्टम स्थान गुप्त अंगों का स्थान कहा गया, वहां पर प्रॉब्लम आती है, यूरिनल यूटी प्रॉब्लम्स। छठा घर जो है वो एक ऐसा खराब घर है जहां राहु केतु आ जाए तो डॉक्टर की मशीन फेल हो जाती है, स्कैनिंग ही कराते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, समझ नहीं आती। छठे घर में केतु हो तो वैसे तो अर्थराइटिस दे देता है, जोड़ों के दर्द दे देता है, शुगर दे देता है, ब्लड शुगर दे देता है, यूरिन शुगर दे देता है। कब देगा? जब मंगल खराब होगा, जब मंगल खराब होगा। इसलिए इन दिनों में जितने लोगों को परेशानियां आ रही हैं वो सारा खेल मंगल का है। मंगल ग्रह 14 नवंबर तक वक्री रहेगा मीन राशि में, 14 नवंबर तक। 14 नवंबर को फिर जब सीधी चाल में आ जाएगा, 24 दिसंबर को वापस मेष राशि में आ जाएगा। जब मंगल 14 नवंबर से मार्गी हो जाएगा तो राहत मिलेगी उन लोगों की जिनकी केतु की परेशानी हो रही है, पीठ का दर्द, बीमारी, उल्टियां आना और एकदम अचानक बुखार चढ़ जाना, ठीक है, टाइफाइड जिनको भी हो रहा है, ब्लड सेल वीक होना, जितना भी डेंगू फैला हुआ है। तो ये जैसे ही 14 नवंबर से मार्गी होगा तो वो हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही मंगल अपने घर मेष राशि में आ जाएगा तो बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। उसका कारण यह है कुजावत केतु शनिवत राहु, कि जैसे गोचर में या कुंडली में शनि होंगे हमें राहु महाराज का फल मिलेगा, जैसे गोचर में या कुंडली में मंगल होंगे हमें केतु महाराज का फल मिलेगा। तो ऐसा ही फिर केपी में होता है, कृष्णामूर्ति पद्धति में होता है कि अगर उन्होंने तारीख सेट कर दी, ग्रहों के नक्षत्र उनके सब लॉर्ड्स देखकर कि नहीं होगा, तो सामने वाला कहता पंडित जी कुछ उपाय बता दीजिए। फिर हम दोबारा फिर विंशोत्तरी दशा की तरफ चले जाते हैं। फिर विंशोत्तरी दशा में देख के बताते हैं कि मंगल तो भाई 14 नवंबर तक की खराब है, यहां तक ठीक नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, मंगल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुंचू कुंचू से दान करते रहिए और अपना थोड़ा थोड़ा माइल्ड सा इलाज कराते रहिए। ज़्यादा तेज दवाइयाँ मत खाइए क्योंकि ये छोटी सी अवधि है ना, और ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा अभी जो पूर्णिमा थी, जो पूर्णिमा थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। जिस दिन फुल मून नाइट थी, चंद्रमा पूरा स्पार्कलिंग में था, पूरा, और इतना ज़बरदस्त था कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब है कुंडली में उनके फ्यूज उड़ गए थे। ये पूर्णिमा की रात्रि की बात करता हूँ जो पूर्णमासी गई है। तो ये 2.25 दिन का खेल है, 2.25 दिन का खेल है। तो ये सारी जानकारी जो है बड़ी मज़ेदार है, अगर आपने सीख ली, समझ ली, जान ली, तो समझ लीजिए कि अच्छा, मेरे पास कई ऐसे पेट क्लाइंट्स हैं, मेरे पेट क्लाइंट्स। जब भी चंद्रमा राहु के साथ होता है, जब भी चंद्रमा केतु के साथ होता है, चंद्रमा शनि के साथ होता है, गोचर में आना ही है उसको 2.25 दिन के लिए, तो मुझे पता है अब इनका फ़ोन आएगा, इनके मैसेज आएंगे ये मुझे मिलने आएंगे, है ना। तो मुझे पता होता है कि ये इनकी कुंडली में बाई बर्थ चंद्रमा वीक है, और अब ये 2.25 दिन राहु के साथ रहेगा या केतु के साथ रहेगा या शनि के साथ रहेगा, तो लो जी बैंड बजेगी। तो मुझे पता हो जाता है कि ये अब उड़ गई है ऊपर की जो फ्यूज़ होता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस हैं भाई, यही एक्सपीरियंस इकट्ठे करके आपके साथ हंसते खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और इसको आप भी सीखिए। मैं ये चाहूँगा इसको आप भी सीखिए। आपको एक गोचर और बता देता हूँ बड़ा मज़ेदार, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सप्तम भाव अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर लोगों के घरों में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं इधर से बोल देता हूँ छठे और आठवें घर में शुक्र हो तो करेक्टर लूज होता है, लूज। तो उधर से मुझे फ़ोन आने शुरू कर जाते, पंडित जी मेरी तो फैंसी का शुक्र ऐसा है। तो मैं कहा भैया पूरी कुंडली दिखा दे, ऐसे मत मुझे कहना, है ना। क्योंकि मैंने तो यहाँ से एक सूत्र बताया है, रूल बता दिया कि छठे घर में शुक्र, आठवें घर में शुक्र, लगन खराब हो तो चरित्र का कोई गारंटी नहीं होती, समझ गए। तो मैं अब ऐसी ये सेंसिटिव बातें हैं कि लोग फिर अपनी वाइफ की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं,
है ना, अपनी फैंसी की कुंडली खोल के, अपनी गर्लफ्रेंड की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं। अगर पंडित जी ने कहा था ये इसका भी 8वें घर में ही है शुक्र, इसका भी 6ठे घर में ही है शुक्र। तो ये पहली क्लास है भाई। उसके अंदर 7th लॉर्ड भी देखेंगे, गुरु की दृष्टि देखेंगे, राहु की दृष्टि देखेंगे, क्या उस ग्रह की दशा है जिसको मैंने नेगेटिव बोल दिया, ये देखेंगे, बहुत कुछ है अंदर। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, ठीक है। तो इसलिए 7th हाउस को आज यहाँ पे उसका हम भोग डाल रहे हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, बहुत परेशानियां खड़ी करेगा नहीं तो लोगों की लाइफ में। हाँ, एक मजेदार गोचर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि राहु महाराज इस समय वृष राशि में है। सेकंड सेकंड नंबर में है ना राहु। राहु की 3 दृष्टियां 1.5 साल लगातार, 1.5 साल कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर और मकर राशि पर रहनी है। ध्यान से अब इसको नोट कर लीजिए। कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर और मकर राशि पर 1.5 साल रहनी है। अब यहां क्या होगा कि जो जो ग्रह इन राशियों में गोचर करता जाएगा वो राहु की दृष्टि में आता जाएगा। इस समय मकर राशि में शनि है, कन्या राशि में सूर्यदेव है। इन दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि है, दोनों के ऊपर। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। और इन दोनों की शक्ति को कमजोर कर रहा है राहु चुपके से। अब शुक्र ग्रह जो है वो 23 अक्टूबर को कन्या राशि में आ रहा है। अब शुक्र भी राहु की दृष्टि में आने वाला है 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। उधर से सूर्यदेव नीच राशि में चले जाने हैं। शुक्र और शनि दोनों राहु की दृष्टि में रहेंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब गोचर में अब 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र कन्या राशि में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? शुक्र नीच हो जाएगा, कन्या राशि में नीच होता है 6 नंबर में, और ऊपर से उस पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो ये 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक शुक्र राहु को और शनि राहु को एक दूसरे को त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। समझ गए? ये ट्रायल बन जाएगा कि एक हाउस में राहु है, एक में शुक्र है, एक में शनि है, और जो राहु की पोजीशन ऐसी है उन दोनों हाउसेस के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो आने वाले जो दिन होंगे, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से शुक्र ग्रह की खराबियां मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि शुक्र 100 डेज खराब ही रहना है। तो ये कितना रेप कांड, ये कांड, वो कांड, सड़कों पे उतर गए लोग, है ना, ये जला दिया, वो जला दिया, नाटक हो रहे थे। तो 23 अक्टूबर के बाद फिर से शुक्र के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव आने लगा है। तो शुक्र का संबंध किससे है? फिल्म एक्टर्स के साथ, फिल्म लाइन के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ, फैशन डिजाइनर के साथ, बुटीक के साथ, जो ब्यूटी पार्लर है उसके साथ, जितने भी लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, उनके साथ। तो ये नोट कर लेंगे लोग, परीक्षा की घड़ी आने वाली है 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। और शुक्र 2 जानों का स्वामी भी होता है, एक तुला लगन वालों के ऊपर और एक वृषभ लगन वालों के ऊपर। परीक्षा की घड़ी आने वाली है। राहु की दृष्टि तुला लगन और वृषभ लगन के स्वामी शुक्र पे रहेगी। शुक्र का संबंध गाने बजाने, गीत संगीत, एक्टिंग, मीडिया, बॉलीवुड के साथ है। शुक्र का संबंध मेकअप, ब्यूटी, फैशन के साथ है। शुक्र का संबंध इंटीरियर डेकोरेशन के साथ है। शुक्र का संबंध विवाह के साथ है, लव अफेयर के साथ है, स्नेह संबंधों के साथ है। तो 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अब शुक्र जो है वो नीच की राशि में भी रहेगा और राहु की दृष्टि में भी रहेगा। अब इस अनुभव को हम बांटेंगे। रोज क्या नई खबर आती है, जैसे मैं आजकल रोज आपको कटिंग डाल देता हूँ ना पेपर की, कि आज हमारे यहाँ पे जितने आइसोलेशन सेंटर थे वो भी सरकार ने बंद कर दिए, क्योंकि बृहस्पति केतु अलग अलग हुए, शनि मार्गी हुए, तो कोरोना जी चले गए कहीं, बिना वैक्सीनेशन दिए ही चले गए कहीं। पंजाब में तो चले गए हैं, लुधियाना में तो बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे सारे कोरोना सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बंद हो गए हैं। तो ये अब शुक्र की बातें आपके साथ करेंगे, और मैं बात करूंगा राहु की दृष्टियों की। ठीक है, अगला टॉपिक हम गोचर पे चलाएंगे
क्योंकि गोचर बड़ा कीमती होता है, वो हमारे जीवन पे प्रभाव डाल देता है। मैरिज का टॉपिक आज यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, ये उसका लास्ट वाला एपिसोड है। तो चलिए मित्रों, लाइव को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि 1 घंटा 7 मिनट का हो गया है। और यूट्यूब पे आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। पिछले जितने भी एपिसोड आपको चाहिए वो सारे यूट्यूब पर चले गए हैं, और आप वहाँ पर भी जाइए। और आप ज्योतिष की एक डिस्कशन क्लास, जिसको क्लास की तरह ब्लैक बोर्ड लगा होगा, कुंडली बनी होगी, सारी बातें समझाई जाएंगी, वो सारा आपको अब यूट्यूब पे मिलने वाला है। उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया है, पूरा एक बोर्ड बनेगा, आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा, वो सारा यूट्यूब पे आपको वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि शुक्र ग्रह नीच होना है 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, और नीच के शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी, और साथ ही राहु की दृष्टि रहेगी मकर राशि में गोचर कर रहे शनि के ऊपर। ये बड़ा अच्छा मुकाबला है गुरु शिष्य का, क्योंकि शुक्राचार्य इन सबके गुरु हैं असुरों के, शनि राहु का गुरु है। लेकिन अब इस शरारती शिष्य की दृष्टि पूरे स्कूल के प्रिंसिपल पे भी आ गई है, शुक्राचार्य पे भी आ गई है, और अपने गुरु पे भी आ गई है, शनि के ऊपर भी। तो ये अगला टॉपिक होगा, इसको हम साझा करेंगे। और राहु की दृष्टियों को मैं बताऊंगा कैसे घातक होती हैं, जीवन को लील देती हैं राहु की दृष्टियां। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए। आप अपने कमेंट्स लिखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं। तो मैं अब आराम से बैठ के इसको पढ़ूंगा। अगर कोई मुझे ऐसा कमेंट नज़र आया कि उसमें से ही मुझे कोई टॉपिक मिल जाए, तो वो भी अगला टॉपिक हम लॉन्च कर देंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देंगे। ठीक है, और जिन्होंने बीच में कई लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखी थी, उनके लिए व्हाट्सएप पे प्रोफेशनल सर्विस अवेलेबल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं 9872065786 पे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। हाँ, ठीक है भार्गव, हर हर महादेव। अब मैं वापस जीरो पीरियड में आ गया हूँ, क्योंकि उसको ऑडिट कर दूंगा नमस्कार के बाद। राजेंद्र मरवाहा जी शुक्रिया, पूजा वर्मा जी, हिना सिंगल, थैंक यू जी, आपने भी आज टाइम निकाला है। और राजेंद्र संधू लिख रहे हैं चाइना फंसेगा, चाइना फंसेगा। चलो देखते हैं, मंगल राहु के साथ आने वाला है। अभी मंगल मेष राशि में है, अभी मैं जीरो पीरियड में हूँ। ठीक है, अभी मंगल मीन राशि में है, 24 दिसंबर को मेष में आएगा। जब मेष से वृष में चला जाएगा तो वहां पर मंगल और राहु मिलने वाले हैं। जिस दिन मंगल और राहु मिलेंगे उस दिन आपको युद्ध के बादल काले काले घर घर करते हुए नजर आएंगे। तो चाइना का क्या होगा, तो ये वृष राशि में मंगल महाराज के पहुंचने का इंतजार कीजिए, तो आपको समझ आएगी। धन्यवाद जी नरेश जी। मोहन दुग्गल कह रहे हैं कि 5 सवग्रही 3 उच्च के हैं, बट धनु के राहु 7 7th में है। जी मोहन जी, जितने मर्जी ग्रह सवग्रही हों, जितने उच्च के हों, राहु 7वें घर में जाएगा तो अपना खेल जरूर खेलेगा। संतोष साहा जी कह रहे हैं गंड मूल पे चर्चा करें। गंड मूल कोई खास चीज नहीं है भैया, ये ना जो मंदिर में जो हमारे पंडित जी बैठे होते हैं, उनसे आप बच्चे के जन्म का गंडमूल पूछ लिया कीजिए, और वो उनकी पूजा वूजा करवाते हैं। मैं इन बातों में पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा, मेरा कुछ सिस्टम और है। क्योंकि गंडमूल आ गया या नीच के सूर्य वाली कुंडली आ गई, जैसे अगले महीने, जिसको देसी महीना कार्तिक का कहते हैं, 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, इसमें नीच सूर्य हो जाना है, या फिर गंडमूल के जो नक्षत्र है वहाँ चंद्रमा हो, तो ये गड़बड़ होती ही होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसे टॉपिक को हाथ नहीं लगाता हूँ। तो ये जो हमारे मंदिरों में हमारे जो पंडित जी होते हैं ना, उनके पास पंचांग होता है, जंत्री होती है, वहाँ से आप गंडमूल की सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर एक पोस्ट डाल दूंगा लिख कर, गंडमूल के ऊपर वीडियो वेस्ट करना मैं ठीक नहीं समझता। आपको एक पोस्ट डाल दूंगा कि ये वाले नक्षत्र गंडमूल होते हैं,
और इनका ये प्रभाव होता है पिता पे, मामा पे, नानकों पे, दादकों पे। छोटी सी बात है वो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि 15 मार्च 96, जॉब कब तक लगी, कैरियर कैसा रहेगा, मैरिज कब होगी। है क्या तुम्हारे पास भाई फिर? जॉब लगी नहीं, कैरियर कैसा रहेगा, मैरिज कब होगी। सिद्धार्थ भैया, यहाँ पे कुंडली तो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं देखता हूँ कुंडली, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी अपनी क्वेश्चंस लिखेंगे ना पर्सनल, तो नीचे आपको कोई ना कोई दोस्त मित्र लिख देगा, भार्गव साजन है, वही लिख देगा। कई लोग कहते हैं कि ये जो आपका नाम राजन है, ये जो भार्गव साजन है, ये आपकी कोई जोड़ी है। मैं कहता हूँ हाँ जोड़ी है। वो कहता तभी वो सबको आंसर करता रहता है। तो मैं कहता हूँ जिसको ज्योतिष का शौक है वो राजन जी, साजन जी एंड कंपनी में आ सकते हैं, तो तभी वो आपको आंसर करता रहता है। राजेंद्र जी लिख रहे हैं कि चाइना की कुंडली मकर लगन की है, 8th हाउस का शनि है। राजेंद्र जी मेरे पास है ही नहीं है चाइना की कुंडली, आपके पास है तो उसको यहाँ सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। चाइना की डेट ऑफ बर्थ और टाइम मुझे बताइएगा, कोशिश करूँगा कंप्यूटर में निकाल के देखूँगा कि चाइना किस दिन पैदा हुआ था, किसके गर्भ से पैदा हुआ था, ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चाइना की कुंडली देखेंगे, मकर लगन। वैसे मकर लगन का मतलब ही मक्कार लगन होता है, तो चाइना की कुंडली का हो सकता है वही हो, ठीक है। ओके संतोष साहा जी, आपको ना मैं एक पोस्ट दे दूंगा, आपने गंडमूल का क्वेश्चन पूछा है तो एक पोस्ट डाल दूंगा, वो छोटा सा टॉपिक है बच्चों के लिए। सिद्धार्थ गौतम जी शुक्रिया, आपने भी इसको पॉजिटिवली लिया है मेरी बातों को। तो यहाँ पे ना कुंडली में देखता नहीं हूँ, वो मेरा व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस है, वहाँ पे आप चले जाइएगा। चलिए, अब ये जो वाइंडिंग का ज़ीरो पीरियड भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। और हमारा टॉपिक अगला होगा, ये जो राहु महाराज 1.5 साल वृष राशि में रहेंगे, इनकी जो दृष्टियां हैं, कन्या राशि पे भी रहनी है, वृश्चिक पे भी रहनी है और मकर पे भी रहनी है। यहाँ यहाँ पर जो जो ग्रह घूमेंगे वो सब राहु के प्रभाव में आते जाएंगे, और उनकी बातें हम करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्रांजिट आ रहा है। 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र नीच भी होने वाला है और राहु की दृष्टि में भी आने वाला है। इसके ऊपर अगले लाइव में हम चर्चा करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।